एवरीवन, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत बुलेटिन की उत्तराखंड की खबरों के साथ करेंगे। उत्तराखंड से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर कल निर्वाचित मेयर और पार्षद लेंगे शपथ। रामलीला मैदान में होगा शपथ ग्रहण समारोह। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे दिलाएंगे शपथ। मेयर समेत बीजेपी के 65 पार्षद लेंगे शपथ। कांग्रेस के 22 और 13 निर्दलीय पार्षद शपथ लेंगे। मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे सीएम धामी। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कल निर्वाचित मेयर और पार्षद लेंगे शपथ। रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। सीएम धामी भी इस समारोह में शामिल होंगे। कल नवनिर्वाचित मेयर और पार्षद शपथ ग्रहण करेंगे। हमेशा की तरह दिल्ली वालों को गुमराह करने में लगे हैं, लेकिन इस बार चले ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय पुंडीर इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। संजय, देखिए, रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होना है। नवनिर्वाचित जो मेयर है वो अब शपथ ग्रहण करेंगे। क्या जानकारी इस कार्यक्रम को लेकर? निश्चित तौर पर नगर निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद अब शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देहरादून के रामलीला मैदान में ये भव्य कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा। अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में 100 नगर निकाय क्षेत्र हैं, जिसमें पार्षद भी है। तमाम अगर अध्यक्ष की बात की जाए या फिर तमाम जो प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं अपने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। और जिस तरह से यहाँ कार्यक्रम रखा गया है, इसमें खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। साथ ही साथ जो गढ़वाल कमिश्नर है वो यहाँ नवनिर्वाचित जो बने हैं उनको कहीं ना कहीं सदस्य शपथ ग्रहण दिलवाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए, और सीएम धामी तो शामिल होंगे। इसके अलावा कौन कौन इस कार्यक्रम में शामिल होगा? देखिए, सबसे पहले जो शपथ ग्रहण दिलवाएंगे वो गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे होंगे। इसके अलावा अगर विकास की बात की जाए, तमाम जो नेता है वो यहाँ पर रहेंगे। साथ ही साथ जो नवनिर्वाचित पार्षद की बात की जाए, मेयर की बात की जाए, तो तमाम जो है वो यहाँ पर सब मौजूद रहने वाले हैं। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कल नवनिर्वाचित मेयर और पार्षद शपथ ग्रहण करेंगे। रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। सीएम धामी इसमें शिरकत करेंगे। और उत्तराखंड दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पौड़ी गढ़वाल पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ मानगढ़ वासनी देवी के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। पंचूर में भतीजी की शादी में करेंगे शिरकत। तो यूपी के सीएम योगी उत्तराखंड दौरे पर हैं और इस दौरान वो पौड़ी गढ़वाल पहुंचे हैं, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं मानगढ़ वासनी देवी के प्राण प्रतिष्ठा में वो शामिल होंगे। सीएम योगी अपने पैतृक गांव पंचूर भी जाएंगे। अपनी भतीजी की शादी समारोह में शामिल होंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। हल्द्वानी में पुरुष फुटबॉल टीम का मैच सीएम धामी ने देखा। सेमीफाइनल मैच केरल और असम के बीच खेला गया। पहला मैच दिल्ली और उत्तराखंड के बीच, दूसरा सेमीफाइनल मैच होगा। उत्तराखंड की पुरुष हॉकी टीम ने दिल्ली को हराया है। केरल और उत्तराखंड के बीच होगा फाइनल मैच। तो देखिए, हल्द्वानी में 38वें राष्ट्रीय खेलों के बीच फुटबॉल के सेमीफाइनल मुकाबले खेले गए। केरल और असम के बीच खेले गए पहले सेमीफाइनल में केरल की जीत हुई, जबकि उत्तराखंड और दिल्ली के बीच दूसरे सेमीफाइनल उत्तराखंड में जीता। निर्धारित समय तक दोनों टीमें 1-1 गोल से बराबरी पर रही और इसके बाद हाई ट्राई ब्रेकर के जरिए मैच का फैसला हुआ, जिसमें उत्तराखंड ने दिल्ली को 5-4 के अंतर से हरा दिया।
इस मैच को देखने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी गौलापार इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों से मिलकर उनका उत्साहवर्धन किया और खिलाड़ियों का परिचय भी लिया। वहीं 14 फरवरी को होने वाले समापन समारोह से जुड़ी तैयारियों की भी समीक्षा की। राष्ट्रीय खेलों के समापन में देश के गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे। समापन का कार्यक्रम हल्द्वानी के इंटरनेशनल स्टेडियम गौलापार में होगा। हमारे राज्य के लिए, हमारे खिलाड़ियों के लिए भी, राज्यवासियों के लिए भी बहुत गौरव की बात है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 28 जनवरी से राष्ट्रीय खेलों का जो शुरुआत हुई है और पूरे प्रदेश के अंदर 11 स्थानों पर ये खेल हमारे आयोजित हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा हमारे राज्य के लिए अवसर है, खिलाड़ियों के लिए भी और आगे खेल प्रतिभाओं को आगे आने के लिए भी। और इसमें जो हमारे अच्छे अच्छे स्टेडियम बने हैं, अच्छे अच्छे साइकिलिंग के ट्रैक बने हैं, अन्य काम हुए हैं, राफ्टिंग के क्षेत्र में काम हुआ है, स्टेडियमों में बहुत अच्छा जो हमारा स्ट्रक्चर बन गया है, अन्य सुविधाएं हमारी बनी हैं, ये आगे चलकर हमारे सभी खिलाड़ियों के लिए काम आने वाली हैं। उत्तराखंड में 38वां राष्ट्रीय खेल जारी। हल्द्वानी में पुरुष टीम ने खेला फुटबॉल मैच। दिल्ली और उत्तराखंड के बीच सेमीफाइनल मुकाबला 5-3 के अंतर से उत्तराखंड ने दिल्ली को हरा दिया। फाइनल में केरल से होगा उत्तराखंड का मुकाबला। तो देखिए, उत्तराखंड में 38वां राष्ट्रीय खेल जारी है। हल्द्वानी में पुरुष टीम ने खेला फुटबॉल मैच। पुरुष हॉकी टीम का सेमीफाइनल हो चुका है। अब फाइनल का इंतजार। 5-3 के अंतर से उत्तराखंड ने दिल्ली को हरा दिया है। संजय पुंडीर हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। संजय, देखिए, पुरुष हॉकी टीम का सेमीफाइनल मैच तो हो गया, जीत गई उत्तराखंड की टीम। अब दिल्ली की टीम को हराने के बाद फाइनल की ओर बढ़ते हुए इस टीम के लिए क्या विशेष जानकारी? निश्चित तौर पर उत्तराखंड को 38वें खेलों की मेजबानी का मौका मिला है, तो ऐसे में उत्तराखंड के सभी जनपदों के जो स्टेडियम है वहां पर भव्य तरीके से खेलों का आयोजन किया जा रहा है। क्योंकि हमने कल देखा है कि जिस तरह सेमीफाइनल हुआ है, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां पहुंचे थे। साथ ही साथ जो स्थानीय लोग थे उनमें भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिला था। हालांकि जो उत्तराखंड की टीम थी उन्हें यहाँ पर जीत हासिल हुई है और अब फाइनल मैच होना है। हालांकि खेलों को लेकर वहाँ तमाम जो सुरक्षा है वो भी देखी गई है। साथ ही साथ अगर देहरादून की बात की जाए या फिर हल्द्वानी की बात की जाए, अल्मोड़ा की बात की जाए, तो तमाम जगह हम देख रहे हैं कि अलग अलग खेलों का आयोजन हो रहा है, जिसमें देश के कोने कोने से यानी अन्य प्रदेशों के भी जो खिलाड़ी है वो यहाँ पर पहुंचे और अपना दमखम दिखा रहे हैं। जी पूजा। बिल्कुल संजय, देखिए, 38वें खेल कार्यक्रम का आयोजन हुआ और ऐसे में उत्तराखंड की टीम का जीत जाना अपने आप में बहुत बड़ी गर्व की बात है। अब खिलाड़ी आगे अगले मैच की तैयारी कर रहे हैं, उसको लेकर भी क्या जानकारी है? क्या सीएम धामी जिस तरह से इस कार्यक्रम को देखने के लिए पहुंचे, आगे भी इस तरह से वो यहाँ पर उत्साहवर्धन के लिए पहुंचने वाले हैं क्या? देखिए पूजा, लगातार ही हमने देखा है कि ये पहली बार है कि उत्तराखंड को इस तरह के खेल उत्तराखंड में हो रहे हैं। हालांकि अगर जो खिलाड़ी हैं वो भी जबरदस्त उत्साहित है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि हरिद्वार की बात की जाए या फिर देहरादून की बात की जाए तो अलग अलग जगह अलग अलग मंत्री और नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं, कहीं ना कहीं खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा रहे हैं। इसके साथ साथ जिस तरह से यह भी देखा है कि कल जिस तरह सेमीफाइनल मैच था और खुद मुख्यमंत्री वहां पहुंचे थे, तो जो खिलाड़ियों का जोश था वो भी यहाँ पर देखने को मिला है। साथ ही साथ जो व्यवस्थाएं थी वो भी यहाँ चाक चौबंद देखी गई। और अब जिस तरह उत्तराखंड को जीत हासिल हुई है, तो ऐसे में उत्तराखंड के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है और अब आगे की मैच की तैयारी यहाँ पर चल रही है। बिल्कुल, देखिए 14 तारीख को समापन होना है, अब काफी कम समय बचा हुआ है, लेकिन बावजूद इसके हम खिलाड़ियों को देख रहे हैं, खासकर उत्तराखंड को अगर इस बार पहला मौका मिला इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित करने का, तो उत्तराखंड के खिलाड़ियों को भी ये पहला मौका मिला होगा मेरे ख्याल से, जब वो इतना बेहतर प्रदर्शन अपने राज्य में रहते हुए ही कर पा रहे हैं। संजय, आज देखिए लगातार 28 तारीख से इन खेलों का आयोजन हुआ था, जिसमें खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। हालांकि 14 फरवरी तक इन खेलों का आयोजन होना है, तो ऐसे में उत्तराखंड के लिए गर्व की बात है, क्योंकि उत्तराखंड की धरती पर इस तरह के खेलों का आयोजन हो रहा है और सबसे खास जब हो जाता है तब उत्तराखंड के ही खिलाड़ी जीत हासिल करे। यानी अब समापन की तैयारी भी राज्य सरकार कर रही है। 14 फरवरी को समापन होना है, जिसमें देश के गृह मंत्री अमित
अमित शाह पहुंचेंगे। इसके साथ साथ जो स्टेडियम है वहां पर तमाम तैयारियां चल रही है, क्योंकि भव्य और दिव्य तरीके से यहाँ पर एक बड़े खेलों का आयोजन हो रहा है। तो इसमें उत्तराखंड के लिए गौरवान्वित करने वाला ये पल है जब उत्तराखंड की धरती पर ही इस तरह के भव्य कार्यक्रम हो रहे हैं। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हरिद्वार फायरिंग विवाद से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। पूर्व विधायक की जमानत याचिका पर सुनवाई। कुंवर चैंपियन की जमानत याचिका पर होगी सुनवाई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आज सुनवाई होगी। हरिद्वार में वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक फायरिंग विवाद में आज जेल में बंद पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की जमानत याचिका पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में सुनवाई होगी। वहीं पूर्व विधायक के वकील ने कोर्ट में जमानत याचिका दायर करते हुए धारा 307 हटाने की भी अपील की थी। बताया जा रहा है कि कानपुर विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर फायरिंग के मामले में पुलिस ने चैंपियन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं इस मामले में उनकी जमानत याचिका पर लगातार सुनवाई जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए संजय पुंडीर के साथ अपडेट लेंगे। हमारे साथ लगातार वो जुड़े हुए हैं। संजय, देखिए फिलहाल प्रणव चैंपियन की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ सकती हैं क्योंकि फायरिंग मामले में सुनवाई होनी है। क्या जानकारी है अभी तक, क्या अपडेट? देखिए, कुंवर प्रणव पूर्व विधायक रहे हैं भाजपा सरकार में। इसके अलावा वर्तमान विधायक उमेश शर्मा रहे हैं। और जिस तरह से 26 जनवरी का वो दिन था जब पूर्व विधायक ने वर्तमान विधायक के कार्यालय पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, उसके बाद लगातार हरिद्वार पुलिस ने एक्शन लेते हुए पूर्व विधायक को जेल भेज दिया था, जिसमें लगातार सुनवाई जारी है। ऐसे में आज फिर इनकी याचिका पर सुनवाई होनी है। हालांकि सबकी नजरें इसी पर टिकी है कि न्यायिक फैसला क्या होने वाला है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं जो कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के वकील हैं उनकी ओर से याचिका में ये भी बात कही गई है जो धारा 307 है उसको हटा दिया जाए। इस पर भी आज सुनवाई होनी है। हालांकि समर्थक इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब कुंवर प्रणव सिंह बाहर आए और कब पहले जैसा माहौल हो, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और जो उमेश कुमार है उनका जो मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है। एक और जहां उनमें खींचाखींची चल रही है तो वहीं दूसरी ओर राजनीतिक माहौल भी गर्म होता दिखाई दे रहा है। आज सभी की नजरें इसी पर टिकी है कि जो न्यायिक फैसला होगा वो क्या होने वाला है। पूजा, बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं फैसले का इंतजार तो है ही, लेकिन जिस तरह से फायरिंग की गई कार्यालय पर और उसके बाद ये विवाद काफी ज्यादा गर्माता जा रहा है। इससे पहले भी कई बार कुंवर प्रणव चैंपियन पर कई मामले दर्ज हो चुके हैं। पहले भी इस तरह की दबंगई दिखाने के कई आरोप उन पर लग चुके हैं। देखिए, कई सालों से हम लगातार देख रहे हैं कि सन 2022 से ही जब यहाँ से इनकी पत्नी यानी रानी देवयानी को हराया गया था, जो वर्तमान विधायक है उमेश कुमार उनके द्वारा हराया गया था, उसके बाद से ही लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से इस तरह जो तंज है वो कसे जा रहे हैं। हालांकि पहले भी जो कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन है उनके कई सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो चुके हैं, पहले भी कार्रवाई की बात हो चुकी है। लेकिन इस बार जिस तरह हरिद्वार पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया है उसके बाद लगातार कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि चाहे कोई नेता हो या फिर किसी भी पद पर तैनात हो उसे किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। यही वजह है कि लगातार अब सबकी निगाहें इसी पर टिकी है कि आखिर जो न्यायिक फैसला होगा यानी आज जो पेशी होगी, सुनवाई होगी, उसमें किस तरह से आज सुनवाई होती है। जी बिल्कुल, देखिए अब सुनवाई के दौरान फैसला क्या आएगा ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन आगे इस तरह की कोई घटना ना घटे इसके लिए भी प्रशासन को मुस्तैद रहने की जरूरत है। प्रणव, देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि ये हरिद्वार के खानपुर क्षेत्र का मामला है जहां पर लगातार ही पंचायतों का ऐलान भी हुआ है, जिसको लेकर हरिद्वार जिला प्रशासन और पुलिस महकमे के द्वारा चाक चौबंद सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। क्योंकि 5 फरवरी को भी एक गुज्जर महासभा के द्वारा एक ऐलान किया गया था, महापंचायत का ऐलान किया गया था। लेकिन हमने कल जिस तरह देखा है कि बॉर्डर पर तमाम जो पुलिस बल वो तैनात देखे गए हैं, ड्रोन उड़ाकर नजरें रखी जा रही थी, साथ ही साथ हर बॉर्डर
आने जाने पर भी नजर रखी जा रही थी, लेकिन अब आने वाले समय में इस तरह के हालात ना हो, इस तरह का कोई विवाद ना हो, इसके लिए भी हरिद्वार पुलिस पूरी तरह अलर्ट दिखाई दे रही है। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य जारी है। एक्सप्रेसवे का जल्द होगा उद्घाटन। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का काम जल्द खत्म होगा। तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के निर्माण का कार्य जारी है। वहीं लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने बताया कि NHAI की ओर से एक्सप्रेसवे का कार्य तेजी से किया जा रहा है। कुछ कारणों से पहले से ही प्रस्तावित इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन नहीं हो पाया, लेकिन कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द एक्सप्रेसवे के कार्य को पूरा करके जल्द ही इसका उद्घाटन किया जाए। दिल्ली देहरादून हाईवे पे काम चल रहा है। उसका उद्घाटन पहले ही प्रस्तावित था, लेकिन कतिपय कारणों से वो हो नहीं पाया। इसमें भारत सरकार के स्तर से निर्णय होना है, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, भारत सरकार का प्रोजेक्ट है। तो NHAI इसको वर्कआउट कर रहा है और जैसे ही भारत सरकार से इसमें निर्देश प्राप्त होते हैं इसका उद्घाटन किया जाएगा। और उत्तराखंड में 21 फरवरी से बोर्ड परीक्षा शुरू होने वाले हैं। इसको लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता जसवीर सिंह ने उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के सचिव विनोद प्रसाद से क्या कुछ बात की है, आपको सुनाते हैं, सुनिए। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं सर पे आ गई है। शासन प्रशासन तैयार है। शिक्षा विभाग ने कितनी तैयारी की है, बात कर लेते हैं। हमारे साथ में विनोद प्रसाद सिमल्टी जी हैं, जो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के सचिव हैं। सर, हमने देखा कि नकल को लेकर के बड़े बवाल हुए, कई बार पेपर निरस्त हुए, लेकिन इस बार उत्तराखंड ने कितनी तैयारी की है, कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं इस परीक्षा को? चुनौती हमारे सामने ज्यादा नहीं है, क्योंकि इस बार की हमारी जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो प्रयोगात्मक परीक्षाओं के रूप में 16 जनवरी से प्रारंभ हो गई हैं और वो 15 फरवरी को पूर्ण होंगी। लिखित परीक्षा का भी हमारा कार्यक्रम जारी हो गया है। 21 फरवरी से हमारी लिखित परीक्षाएं प्रारंभ होंगी। ये परीक्षाएं हमारी 1245 परीक्षा केंद्रों पर संपादित की जाएंगी। इसके लिए बोर्ड की ओर से समस्त जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं और उनके साथ में परीक्षाओं की तैयारी के सिलसिले में हम लोगों ने बैठक भी कर ली है। इस बार हमारी जो टोटल परीक्षा केंद्र बने हुए हैं 1245, इनमें 165 केंद्र हमारे संवेदनशील हैं। इस वर्ष हमारी जो परीक्षाएं हैं वो नकलविहीन होंगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। चलिए, सिमल्टी जी कह रहे हैं कि परीक्षा नकलविहीन होंगी, चौकस व्यवस्था है और खासतौर पर CCTV यानी तीसरी आंख की देखरेख में परीक्षाएं होंगी। और उससे भी ऊपर की बात इन्होंने कही कि पर्यवेक्षक भी तैनात कर दिए गए हैं। बड़ी बात है, क्योंकि सबसे ज्यादा है ईमानदारी, और ईमानदारी का मतलब होता है कि परीक्षाएं नकलविहीन हो। कितना इनके दावे में दम रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। जसवीर सिंह, न्यूज़ इंडिया, लक्सर। और विकासनगर से बड़ी खबर, पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में गौकश के पैर में गोली लगने की खबर सामने आई। तो विकासनगर के सहसपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान एक गौकश के पैर में गोली लग गई। वहीं दूसरे गौकश को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गौकश से पूछताछ की तो पता चला कि उसे अभी तक 4 से 5 घटनाओं को अंजाम उसने दिया है। तो पुलिस और गौकश के बीच मुठभेड़ हुई है। विकासनगर से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां एनकाउंटर में गौकश के पैर में गोली लगने की खबर सामने आई है और फिलहाल इस मामले में अब जांच पुलिस कर रही है। और नैनीताल के काला ढूंगी में भीषण सड़क हादसा हो गया। जी हां, हादसे में पलटी पर्यटकों की कार। ब्रेक फेल होने के कारण यह हादसा हुआ। पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे। दर्दनाक एक घटना घटी है नैनीताल में, जहां सड़क हादसा हो गया है और हादसे के बाद फिलहाल घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। ब्रेक फेल होने के कारण यह हादसा हुआ है।
नैनीताल से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सड़क हादसा हो गया। हादसे में गाड़ी पलट जाने से कई लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि ब्रेक फेल हो गया था गाड़ी का, जिस कारण ब्रेक समय पे नहीं लग पाई और एक्सीडेंट हो गया। और पहाड़ों की रानी मसूरी में मौसम ने करवट बदली है। मसूरी में घना कोहरा होने के कारण तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। वहीं लोगों को ठंड से भी दो चार होना पड़ रहा है। मसूरी में घना कोहरा होने के कारण विजिबिलिटी लेवल कम हो गई है, जिससे लोगों को वाहन चलाने में दिक्कत हो रही है। मसूरी में ठंड होने के कारण लोग गर्म कपड़े और अलाव का सहारा ले रहे हैं। मसूरी में एकाएक ठंड होने से गरीब और मजदूर वर्ग का हाल बेहाल है, जिसको लेकर मसूरी नगर पालिका परिषद द्वारा मसूरी के मुख्य चौराहों पर अलाव की व्यवस्था कराई गई है, जिससे गरीब और मजदूर वर्ग के लोगों को ठंड से बचाया जा सके। वहीं मसूरी में बदलते मौसम का देश विदेश से मसूरी आ रखे पर्यटक बदलते मौसम का जमकर आनंद ले रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में मसूरी ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्र में बारिश का अनुमान भी जताया है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।